गाइस, डीएल एजुकेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो न सिर्फ रीट बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आरएएस, आईएएस और पटवार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम पढ़ेंगे नमभूमि वेटलैंड। यह टॉपिक मुख्य रूप से पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ है। रीट के सिलेबस में जल यूनिट के अंतर्गत काफ़ी नए टॉपिक्स को शामिल किया गया है। यह भी उन्हीं में से एक है। नमभूमि, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जो वर्ष भर पूर्ण या आंशिक रूप से जल से ढके रहते हैं, जैसे नदियाँ, तालाब, तटीय क्षेत्र, डेल्टा, दलदली भूमि इत्यादि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नमभूमि अर्थात ऐसी भूमि जहाँ नमी भरपूर मात्रा में हो, जो वर्ष भर उथले पानी से ढके रहते हों। उथले पानी से तात्पर्य है पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत नदियों तथा तालाब के आसपास की भूमि, डेल्टा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा कुछ वन जो उथले पानी से ढके रहते हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं। दरअसल वेटलैंड एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है तथा जैव विविधताओं के मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य जीव प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है प्रकृति में मौजूद विभिन्न जीव जब अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ अंतःक्रिया से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। जैव विविधता से तात्पर्य है विविध प्रकार के जीव जैसे जलीय जीव, स्थलीय जीव, पक्षी, वनस्पति आदि की विविध तथा दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यह विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। यहाँ बायोलॉजिकल का अर्थ है जैव विविधता। सुपरमार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार हम सुपरमार्केट में हमारी ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं, वैसे ही विभिन्न जीव मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। भोज्य जाल, जैसे इस अनाज को इस चूहे ने खाया, इस चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को किसी अन्य जीव ने और फिर उसे किसी अन्य जीव ने खाया। इस प्रकार इन सभी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और ये एक विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण कर रहे हैं। नमभूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है क्योंकि यह जल को जल चक्र द्वारा शुद्ध करने का कार्य करती है। जिस प्रकार किडनीज हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का काम करती है और उससे हानिकारक पदार्थों को अलग करने का काम करती है, उसी प्रकार नमभूमि भी जल को शुद्ध करने का काम करती है। रामसर संधि, विश्व स्तर पर नमभूमि के संरक्षण हेतु 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे रामसर संधि कहा जाता है। हमारे पर्यावरण के लिए नमभूमि के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण हेतु 2 फरवरी 1971 को ये संधि की गई। रामसर घोषणा 21 दिसंबर 1975 को की गई। इसका तात्पर्य है कि संधि तो 2 फरवरी 1971 को ही हो गई थी, किंतु ये संधि लागू 21 दिसंबर 1975 को हुई। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। विदित हो कि भारत में संपूर्ण भूमि 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत की कुल संपूर्ण भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग पर आर्द्र भूमि फैली हुई है, तो 4.7% भाग पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। यहाँ हमारा जान लेना ज़रूरी है कि नमभूमि तो बहुत सारी है, लेकिन जो नमभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती है उन्हें रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत की सर्वप्रथम 2 स्थलों को रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया। वे हैं, पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है चिल्का झील, उड़ीसा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बाणगंगा नदी को पढ़ाते समय
मैंने आपको बताया था कि बाणगंगा नदी भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जाकर नम भूमि का निर्माण करती है। ये वही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा को 1 अक्टूबर 1981 को सर्वप्रथम 2 स्थलों के रूप में रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके बाद कई स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं, जिनमें से 10 नए स्थल अभी नवीनतम जोड़े गए हैं। ये कौन से 10 नए स्थल हैं और कहाँ से इन्हें जोड़ा गया है? तो महाराष्ट्र में 1 साइट को नवीनतम जोड़ा गया है, पंजाब से 3 साइट और उत्तर प्रदेश के 6 स्थलों को रामसर साइट में नवीनतम रूप से शामिल किया गया है। कौन से स्थल रामसर साइट में शामिल किए गए हैं? तो वो हैं, पंजाब में 3 साइट को शामिल किया गया है। पहला है केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, दूसरा व्यास संरक्षण रिजर्व और तीसरा है नागल वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में 1 साइट को नवीनतम जोड़ा गया है, नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के 6 स्थलों को नवीनतम रूप से रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिनमें पहला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील। एग्ज़ाम्स में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि साइट का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में स्थित है, या फिर राज्य का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी साइट शामिल है। तो हमारे लिए इनके नाम याद करना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में है नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य, पंजाब में केशवपुर मियानी व्यास संरक्षण और नागल वन्यजीव अभयारण्य। इसे हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, केशवपुर पंजाब में एक स्थान है, तो उस प्रकार से केशवपुर मियानी हमें याद हो जाएगा। व्यास नदी भी पंजाब में बहती है, इस प्रकार से हमें व्यास संरक्षण रिजर्व याद हो जाएगा। नागल बांध भी पंजाब में स्थित है, इस प्रकार से हमें नागल वन्यजीव अभयारण्य याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को हम नवाबों की नगरी मान सकते हैं, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के एक नवाब हैं जिनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है पार्वती और एक का नाम है सुमन। ऐसे हमें 3 साइट याद हो जाएंगी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य। इसके अतिरिक्त समसपुर पक्षी विहार, सैंडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील, इन तीनों के नाम स से हैं, तो समसपुर, सैंडी, सरसई, ऐसे भी इन्हें याद किया जा सकता है। आगे की रामसर साइट्स तथा उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।